हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो रोजगार पब्लिकेशन के द्वारा एसएससीजीडी की न्यू बुक जारी की गई है 2025 की, रोजगार विद अंकित के द्वारा सामान्य ज्ञान की, उसी के बुक को हम लोग कवर करेंगे। इसमें जो है 2024, 2023, 2021 व 2019 के एसएससीजीडी के समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है व्याख्या सहित दिया गया है। ठीक है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को पता ही होगा इन सभी पब्लिकेशन का बुक जो है वो कैसे होता है। इसमें जो है सभी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। तो आइए हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास के पूरा हम लोग कवर करेंगे, यानी जितने भी इतिहास से प्रश्न अभी तक बन चुके हैं उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए इसके हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में वर्ष 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की स्थापना की और इसके पहले महानिदेशक भी बने। चलिए अगला सवाल है, यहाँ से दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुनसागी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ से इसके व्याख्या देखिए, पूरा पाषाण कालीन स्थल हुनसागी कर्नाटक राज्य में स्थित है। चिरांद, बुर्जहोम तथा मेहरगढ़ नव पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है। अगला देखिए, प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध डैश से था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से था। यहाँ से इसका व्याख्या देखिए, तो कमकार एक तमिल शब्द है जिसका संबंध भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से था। ये लोग जमींदारों के खेतों में कार्य करते थे और इन लोगों को नगद या किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा यहाँ से कांसे की जगह, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका व्याख्या देखिए, तो कांस्य युग के पतन ने लौह युग का मार्ग प्रशस्त किया। लौह युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों में कांसे की जगह लोहे का उपयोग होने लगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आ गया है, यहाँ से देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग डैश से डैश बनाने के लिए तांबे एवं टीन को मिश्रित करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कांस्य बनाने के लिए। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, तांबा और टीन से मिलकर बनता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबा और टीन यानी कॉपर और एसन को मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, माइक्रोलिथ डैश का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से छोटे पत्थर के औजार का, जिसको हम लोग माइक्रोलिथ बोलते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ से देखिए, माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार होते थे। इनकी आकृति ब्लेड के समान होती थी। ये उपकरण वास्तव में छोटे एवं नुकीले होते थे, जिनका प्रकार शुरुआती मनुष्यों द्वारा शिकार करने में किया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश भाषा में मुर्दों का टीला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सिंधी भाषा में। ठीक है, इसका हम लोग व्याख्या देखिए, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। ठीक है, यहाँ से इसका व्याख्या दिया गया है, प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को पढ़ने का श्रेय जो है जेम्स प्रिंसेप को जाता है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो यह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसके हम लोग व्याख्या देखिए, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता
की एक प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर सवाल, किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैमाबाद से। ठीक है, दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है, यहाँ से रथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ से दिया गया है ऋग वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, परुषणी कहा जाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। कुछ आधुनिक नाम और प्राचीन नाम दिए गए हैं नदियों का। तो आस्किनी जो है वो चिनाब नदी को अब वर्तमान में कहा जाता है। विपाशा जो है व्यास नदी को का नाम है नया नाम, और वितस्ता जो है वो पुराना नाम है झेलम नदी का, और सदानीरा के नाम से गंडक नदी अब जानी जाती है। गोमती जो है वो गोमल के नाम से जानी जाती है। उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? तो उपनिषदों का केंद्रीय विषय जो था दर्शन एवं ज्ञान था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ से इसका व्याख्या दिया गया है, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। ठीक है, चलिए यहाँ से अगला प्रश्न दिया गया है, 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ से सी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, अथर्ववेद में। यहाँ से इसका व्याख्या देखिए, तो अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद में ब्रह्मा ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, रोग निवारण, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र आदि का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये महाप्रजापति गौतमी थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ से इसका व्याख्या देखिए, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महामाया था। महामाया की इनके जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात इनका लालन पालन उसके मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि बौद्ध धर्म की भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, बुद्धचरित, सौदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अश्वघोष हैं। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ और मुख्य रचनाकार यहाँ पर दिया गया है। तो मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ के रचनाकार नागसेन है। माध्यमिक सूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार नागार्जुन है। अभिधर्मकोश नामक ग्रंथ के रचनाकार जो है वसुबंधु है। और विशुद्धिगम नामक ग्रंथ के रचनाकार बुद्धघोष हैं। ठीक है, यानी इसको याद रखिएगा। चलिए अगला दिया गया है 16 नंबर, महाबोधि मंदिर परिसर का डैश के जीवन से सीधा संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भगवान बुद्ध के जीवन से। यहाँ से इसको व्याख्या दिया गया है, महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार में स्थित है। इस मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया था। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म के अनुसार अपने प्राण त्याग करे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए बारे में हम लोग थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन मतानुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है में उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए थे। जैन धर्म में इस प्रक्रिया को सलेखना या संथारा कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य के। यहाँ से दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था, तथा कौटिल्य जो था वो कौटिल्य या चाणक्य इसके प्रधानमंत्री थे। ठीक, चलिए अगला सवाल है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से दिया गया है द्वितीय मुख्य शिलालेख में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इसका व्याख्या देखिए, दिया गया है, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, गुहालेख, स्तंभलेख और शिलालेख। अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्यों सितियपुत, केरलपुत,
यानी चेर, चोल और पांड्य का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इस शिलालेख में मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्यों का भी उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने कठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ से दिया गया है शकों के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम के विषय में जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात के कठियावाड़ में स्थित इस झील को जीर्णोद्धार करवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गुप्त वंश के शासकों ने करवाया था। गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली, जो कि दिल्ली में स्थित है, में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, ये SSC GD 22 फरवरी में पूछा गया था। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रावी नदी के तट पर। ठीक है, इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे। तो अन्य प्रमुख सैन्य स्थल एवं इनके समीप नदियाँ दी गई है। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर। लोथल भोगवा नदी के तट पर। चन्हूदड़ो सिंधु नदी के तट पर। रोपड़ सतलज नदी के तट पर। और सुतका गेंडोर दास्क नदी के तट पर। यानी यहाँ से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का % कवर करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 99%। ठीक है, इसका हम लोग व्याख्या देखिए। इतिहासकारों ने भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को 3 कालों में विभक्त किया है, जिसमें से पहला है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल है। चलिए नेक्स्ट देखिए, SSC GD 24 फरवरी में पूछा गया है। हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के डैश से प्राप्त होता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राजस्थान से। ठीक है, यहाँ से अगला सवाल है, लौह युग का सबसे आम उपकरण डैश था जिसका उपयोग पेड़ को काटने, लकड़ी काटने एक हथियार के रूप में किया जाता था? ये 1 मार्च 2024 को पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कुल्हाड़ी था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गंगा नदी का। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा नदी का नाम 1 बार तथा यमुना नदी का नाम 3 बार उल्लेख है। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक पवित्र नदी जो है वो सरस्वती मानी गई है तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है वो सिंधु मानी गई है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सामवेद। SSC GD 24 जनवरी 2023 में पूछा गया है। वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। और अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र संबंधित जानकारी उल्लेखित है। और यजुर्वेद जो है कर्मकांडीय वेद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? ये SSC GD 2023 में पूछा गया है। ऋग्वेद है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ से इसका व्याख्या देखिए, सबसे नवीन वेद अथर्ववेद है। गद्य एवं पद में लिखित वेद यजुर्वेद है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद है। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वेद त्रयी भी कहा जाता है। अथर्ववेद नहीं आता है क्योंकि ये नया वेद है। ठीक है,
इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मेहरगढ़। यहाँ से देखिए इसका व्याख्या दिया गया है। मेहरगढ़ की वर्तमान स्थिति बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। नवपाषाण कालीन स्थल हल्लूर कर्नाटक में है। चिरांद सारण बिहार में है तथा महागढ़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग डैश वर्ष पहले हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 3500 वर्ष पहले हुई थी। SSCGD ये 2024 में पूछा गया है। ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,540 या 10,000 कहीं कहीं 462 भी ऋचाएँ मिल सकते हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाला ऋषि जो है वो होत्री कहलाता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, डैश शहर कच्छ के रण में खादिर बेट जिसे बेट भी कहा जाता है पर स्थित था जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, धौलावीरा। ये 2024 में पूछा गया था 22 फरवरी को। धौलावीरा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। धौलावीरा अवस्थिति जो है वो कच्छ गुजरात में है। खोजकर्ता JP जोशी हैं। इसे सफ़ेद कुआं आयतकार नगर भी कहते हैं। हड़प्पाकालीन नगर धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। धौलावीरा से जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए हम लोग अगला सवाल देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो में। ये 2021 में पूछा गया है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति, 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति आदि मिली है। कालीबंगा से जुते हुए खेत, अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। लोथल बंदरगाह था। धान यानी चावल के साक्ष्य मिले हैं। 3 युगल समाधियाँ मिली हैं और बनावली से मिट्टी से बना हल मिला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत में किस वर्तमान राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गुजरात राज्य में। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में, बनावली हरियाणा में स्थित है तथा धौलावीरा जो है गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ से अगला प्रश्न है, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन का डैश संप्रदाय से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सांख्य संप्रदाय से था। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक दिए गए हैं। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है वो गौतम है। पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी है। उत्तर मीमांसा के बादरायण है। योग दर्शन के पतंजलि हैं। वैशेषिक दर्शन के कणाद या उलुक हैं और चवार्क दर्शन के चवार्क हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट हो जाएगा। यहाँ से देखिए, लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल तथा प्राचीन बंदरगाह है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है तथा इसकी खोज जो है डॉक्टर एसा राव ने की थी। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में डैश सूक्त का संग्रह है? तो 1028 यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। ये 2023 में पूछा गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे नाट्यशास्त्र का रचयिता माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भरत मुनि को, ठीक है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो अपने विचारों के साथ साथ व्यापक विषयगत समग्रता से परिपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है और इसमें 18 पर्वों यानी पुस्तकों में 1 लाख छंद हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, महाभारत, ठीक। चलिए यहाँ से अगला सवाल है, महाभारत का पुराना नाम अगर पूछेगा तो जय संहिता नाम है, जो कि इस बुक में नहीं दिया गया है, हम बता रहे हैं अलग से। जय संहिता नाम है, इसको भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। चलिए यहाँ से 40 नंबर सवाल है, ऋग्वेद के मंत्रों के समूह डैश कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सूक्त कहलाते हैं। ये 2023 में पूछा गया था। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत 1028 सूक्त थे, इसको भी हमने
अभी अभी देखा था। प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान को और रणनीतिकार को जाता है? तो ये चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त बोल सकते हैं, उनको जाता है। प्रमुख रचना और उनके रचनाकार। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि, अष्टाध्यायी के पाणिनि और महाविकाग्निमित्रम के कालिदास। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किस शिक्षायत द्वारा लिखा गया है? ये कालिदास द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, प्रमुख रचना और उनके लेखक दिए गए हैं। तो मुद्रा राक्षस यहाँ से दिया गया है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाख दत्त हैं। ऋतु संहार के कालिदास, कुमार संभवम के कालिदास, मेघदूत के कालिदास, रघुवंशम के कालिदास और विक्रमो विरसियम के कालिदास। ठीक है, चलिए यहाँ से दिया गया है नोट में। अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक है और कल्हण राजतरंगिणी के लेखक हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न जो है 43 नंबर, वो हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए जय हिंद जय भारत। और इस क्लास का टाइमिंग जो है वो डेली 12 बजे होगा, लाइव क्लास लाइव चैट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर अगर आप नए हैं तो ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए सभी सब्जेक्ट के सब्सक्राइब कर लीजिए।